आप यहाँ सड़क के कोने पर तिल के फ्लैट ब्रेड बेच रहे हैं जब कोई अमर कल्टीवेशन बड़ा शख्स नागरिकों को खत्म करना शुरू कर देता है। इस बंदे का विशाल हाथ नीचे आता है और पूरे शहर को तबाह कर देता है। जमीन में एक बड़ा हाथ का निशान छोड़ देता है। अब 100 मील के अंदर जिंदा बचा एकमात्र व्यक्ति है। पता चलता है कि आप सचमुच मर नहीं सकते और आपके दिमाग में एक स्टैट आवंटन प्रणाली है। आप ताकत, जादू या भाग्य में पॉइंट्स डाल सकते हैं। हर साल जब आप जीवित रहते हैं आपको एक स्टैट पॉइंट मिलता है। तो आपकी योजना, कहीं छुप जाना, इन सारे अमर लोगों के मरने का इंतजार करना, फिर वापस आकर दुनिया चलाना। 2 साल और आधे साल की मेहनत के बाद आपको किसी छोटे कस्बे में एक कांस्टेबल की नौकरी मिलती है। आप एक नियम के तहत रहते हैं, हमेशा अच्छे काम करें। आप गिरी हुई महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा होने में मदद करते हैं, उन्हें स्थानीय पार्लर में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में जोड़ते हैं। आप सड़कों से भटकते कुत्तों को भी उठा लेते हैं और उन्हें जितना चाहें खिला पिला सकते हैं। इसके कारण आप लगातार 2 सालों तक सर्वश्रेष्ठ कांस्टेबल का पुरस्कार जीतते हैं। जब आपको लगता है कि यह शांतिपूर्ण जीवन चलता रहेगा तो शाही दरबार सैनिकों की भर्ती के लिए एजेंट भेजता है। और पहली सूची में कौन है? आप कांस्टेबल, क्योंकि आप सरकारी भोजन खाते हैं, अच्छी हालत में हैं और आपको प्रशिक्षण मिला है। जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है तो आपको 2 लगातार सर्वश्रेष्ठ कांस्टेबल पुरस्कारों के कारण सेना सेवा से छूट मिलती है। आप कहने वाले होते हैं अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीजें आती हैं। जब एक स्थानीय सैन्य अधिकारी गंभीर दिखते हुए आता है तो आप सोचते हैं कि वह परेशानी के लिए आया है, लेकिन नहीं। वह चाहता है कि आप उसकी 15 वर्षीय बेटी की देखभाल करें। वह मोर्चे पर जाने वाला है और उसने सुना है कि आप हर दिन अच्छा कर रहे हैं। वह सोचता है कि आप भरोसेमंद हैं, इसलिए वह आपको एक मोटी रकम छोड़ने का प्रस्ताव देता है और बस आपसे उसकी लड़की की देखभाल करने को कहता है। आप ज्यादा सोचते नहीं, तुरंत हाँ कह देते हैं। अगली बात आप जानते हैं, आप अधिकारी के दरवाजे पर खड़े हैं। आप 2 बार दरवाजा बजाते हैं और कहते हैं, श्याओयान तुम घर हो? अचानक तेज कदमों की आवाज आती है। एक लड़की झांकती है और डरते हुए कहती है, हाय भैया शेन। आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारे पापा ने बताया था, है ना? शियाओयान शर्म से सिर हिलाती है। आप कहते हैं, ठीक है, मैं अपना कपड़े और बिस्तर लेकर आ जाता हूँ और रहने लगता हूँ। शियाओयान ठिठक जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। मुझे पता है कि तुम अच्छे आदमी हो भैया शेन, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मना करती हूँ। अचानक अस्वीकृति से आप थोड़ा हतप्रभ हो जाते हैं। वह स्पष्ट रूप से गलतफहमी में है। आप हंसते हैं। मैं ठीक नीचे 3 घर दूर रहता हूँ, कुछ चाहिए? बस आकर मुझे ढूंढ लेना। फिर आप उसके घर की सफाई में मदद करते हैं और उसे सामान लेने बाहर ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद लड़की आपके प्रति गर्मजोशी दिखाने लगती है। आप उसे जब भी समय मिलता है गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। आपकी देखरेख में शियाओयान की पूरी दुनिया खुलती है। इसके ऊपर आप अपनी सारी स्टार्ट पॉइंट्स ताकत में डालने लगते हैं। आप शियाओयान के लिए छोटे जादू करते हैं, जैसे कि अपने नंगे हाथ से पत्थरों को धूल में कुचलना। जीवन शांत और ईमानदारी से काफी मजेदार है। समय बीतता रहता है और जबकि शहर खुद युद्ध से बाहर रहता है, परछाइयों में कुछ शियाओयान पर नजर गड़ाए रहता है। आपने सुना है कि फेक्सटाउन के पास डाकुओं का एक गिरोह छुपा हुआ है। हाल ही में वे लोगों को लूट रहे हैं और मार रहे हैं। आप कई बार उन्हें पकड़ने के लिए पहाड़ पर गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। डाकुओं के अभी भी वहां होने के कारण पूरा शहर डर के साए में रहने लगा है। एक रात आप अपनी सामान्य गश्त पर हैं, ये नहीं जानते कि शहर के किनारे एक आदमी अजनबियों के समूह को चुपके से अंदर ले जा रहा है। वे लोग जल्दी से उसके पीछे जाते हैं, शहर में घुस जाते हैं और सीधे शियायान के घर की ओर बढ़ते हैं। गाइड दरवाजा खटखटाता है। छोटी शिया, मैं हूं वांग लोहार। बहुत जरूरी है, दरवाजा खोलो। लेकिन शियायान दरवाजा नहीं खोलती। वो चुपचाप उस भूमिगत मार्ग की ओर बढ़ती है जो आपने उसके लिए छोड़ा था। जैसे ही वांग लोहार फिर से चिल्लाने वाला था, बाकी लोग अधीर हो जाते हैं। वे ताला तोड़ देते हैं और शियाओयान के कमरे में घुस जाते हैं। शियाओयान बाहर की हलचल सुनती है और तनाव में आ जाती है। उनके कदम छुरी की तरह उसके सीने पर दबाव डालते हैं, हर सांस को निचोड़ते हैं। और उसी महत्वपूर्ण क्षण एक जोरदार आवाज हवा में गूंजती है, अरे आप सब क्या कर रहे हो? आप अपनी लालटेन लेकर खड़े हैं, पूरी टोली को घूर रहे हैं। ये वही डाकू हैं जिन्हें आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और वांग लोहार शहर के अंदर है आदमी। डाकू देखते हैं कि आप अकेले हैं और हंसने लगते हैं। नेता कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सीधे जाल में चलो। सुनो, कुछ बार सिर झुकाओ और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। आप कुछ नहीं कहते, बस अपनी तलवार उठाते हैं और पूरी टोली की ओर इशारा करते हैं। आपके पास 10 सेकंड है। कोई भी हथियार थामे हुए है उसे मार दिया जाएगा। वे हिलते नहीं, बल्कि वे जोर से हंसते हैं। नेता अपनी तलवार पकड़ता है और सीधे आप पर हमला करता है। आप बचते नहीं, बस अपना हाथ बढ़ाते हैं और तलवार को नंगे हाथ से पकड़ लेते हैं। पूरी तलवार में दरारें पड़ जाती हैं और एक पल बाद वह धूल में टूटकर जमीन पर गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है। डाकू टूटे हुए तलवार को घूरते हुए जमे रहते हैं। उनमें से एक एक तेज तरह रणनीतिकार आगे आता है। हम बस घायल सैनिक हैं जो युद्ध भूमि से भाग गए, कोई अपमान नहीं। हमारे पास बहुत पैसा है, सब तुम्हारा है, बस हमारी जान बचा लो। आप कुछ नहीं कहते, बस कैजुअली अपनी तलवार से नेता को छेद देते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। मैं खुद को परिचय देता हूँ, नाम शेन कियानक्यू है, इस शहर का 4 बार का सर्वश्रेष्ठ कांस्टेबल। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अगले जीवन की ओर भेजता हूँ। डाकू जानते हैं कि वे भाग नहीं सकते। वे एक साथ आप पर झपट पड़ते हैं, लेकिन 10 मिनट से भी कम में आप एकमात्र जीवित खड़े रहते हैं। शियायान सब देखती है और पूरी तरह से दंग रह जाती है। अगली सुबह शहर के लोग डाकुओं को शियाओयान के दरवाजे के सामने सजी हुई पंक्ति में देखते हैं। सभी के मुंह खुले रह जाते हैं, गपशप फैलती है। आपको तुरंत हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया जाता है। आप ये भी सुनते हैं कि एक डाकू का भाई किसी अमर संप्रदाय में शामिल हो गया है। वह कुछ दशकों में बदला लेने आ सकता है।
लेकिन आप इसकी चिंता नहीं करते। कुछ दशकों बाद कौन किसे हराएगा कोई नहीं जानता। अगले कुछ वर्षों में जब आप ताकत को 10 तक अधिकतम कर लेते हैं तो आप एक आश्चर्यजनक निर्णय लेते हैं। आप एक पॉइंट भाग्य में डालते हैं। बस इसे आजमाना चाहते थे, लेकिन अचानक सड़क से उठाए गए हर यादृच्छिक पत्थर के अंदर एक सोने का नमूना होता है। इस बीच शियाओयान पूरी तरह से जवान महिला बन चुकी है। शहर में कई लोग उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन शियाओयान उन्हें सब मना कर देती है। वह आपसे और अधिक जुड़ी हुई हो गई है, हमेशा आपके पास आने लगी है, और भले ही आपकी उम्र लगभग 30 के दशक में हो, आप एक दिन भी बूढ़े नहीं हुए। अभी भी उतने ही ताजे दिखते हैं जितने मिलने के दिन थे। भाई, क्या तुम मैंने तुम्हारे लिए भाप में मछली बनाई है, इसे चखो और बताओ कि अच्छा है या नहीं। भाई चैनक्यू, साथ में मछली पकड़ने चलेंगे? पिछली बार तुम अकेले गए थे और सब कुछ पकड़ लिया था, मैं एक भी नहीं पकड़ पाया। भाई चैनक्यू, तुम अभी भी इतने जवान कैसे हो? ये सही नहीं है अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं और तुम अभी भी ऐसे दिख रहे हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और समय बीतता रहता है हर बार जब भाई चेनक्यू शियाओयान पुकारती हैं। वर्ष 13 के आसपास खबर आती है कि शियाओयान के पिता मर चुके हैं। उस रात शियाओयान काफी देर तक रोती है। आप सिर्फ उसके पास चुपचाप बैठते हैं। शियाओयान अपने आंसुओं में आपको देखती है। भाई चेनक्यू, क्या तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई वास्तव में मेरी परवाह करता है? आप सिर हिलाते हैं। हाँ। शियाओयान अपनी आंखें पोंछती है। कौन? आप साफ साफ कहते हैं मैं। शियायान नीचे देखती है, हैरानी नहीं पर सुनकर खुश होती है। वह एक पल ठहरती है, फिर साहस के साथ ऊपर देखती है। भाई क्यान क्यों? लेकिन शब्दों से पहले मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एक तेज चमक पूरे शहर पर फैलती है। उसके बाद एक गड़गड़ाहट वाली घोषणा होती है, अमर गुरु शिष्य ले रहे हैं। शहर वाले हर तरफ से दौड़ते हुए आते हैं। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और कहता है, हम फुयाओ अमर संप्रदाय के कल्टिवेटर्स हैं। हमने यहाँ एक महान भाग्य वाले व्यक्ति को महसूस किया है। हम उन्हें एक शिष्य के रूप में वापस लाने आए हैं। पूरा शहर लगभग फूट पड़ता है। फुयाओ संप्रदाय वास्तव में 9 आकाशों के ऊपर बना है। उनके शिष्य सम्राटों से ऊपर होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसे संप्रदाय में जाना जीवन में एक बार का मौका होता है। बूढ़ा आदमी भीड़ के जमा होने का इंतजार करता है, फिर हाथ हिलाता है। सभी के सिर के ऊपर अलग अलग रंगों की रोशनी प्रकट होती है। फिर वो कुछ कहने वाला होता है और अपने ही उपकरण को देखकर सदमे में तोड़ देता है। फुयाओ संप्रदाय का बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। वह गहरी सांस लेता है और कहता है, हमें पूर्वज की जरूरत है। एक सेकंड बाद एक आकृति हवा से प्रकट होती है। रहस्यमय आकृति ज्यादा कुछ नहीं कहती। वह हाथ हिलाती है और एक 7 रंग का टोकन उड़ता है। यह स्वर्गीय यंत्र टोकन है, फुयाओ संप्रदाय का सबसे पवित्र उपकरण। यह फुयाओ साम्राज्य का निजी खजाना है। ये किसी के भाग्य और नियति का पता लगा सकता है और महान ताओ के मार्ग का अनुसरण कर सकता है। ये दूर दराज के इस छोटे से शहर तक आया क्योंकि उसने यहाँ किसी महान भाग्य वाले व्यक्ति का अनुभव किया। टोकन एक उल्का की तरह उड़कर शियाओयान के सामने गिरता है। बूढ़ा आदमी चमक उठता है और उसकी ओर इशारा करता है। उसे मिला, महान भाग्य वाला, यही लड़की है। रहस्यमय आकृति बोलती है एक स्पष्ट आदेशात्मक महिला आवाज में, क्या तुम मेरे फुयाओ अमर संप्रदाय में शामिल होगी और महान ताओ के मार्ग पर चलोगी? शियाओयान झपकती है, स्तब्ध। मैं? रहस्यमय महिला सिर हिलाती है। स्वर्गीय यंत्र टोकन 9 स्तरों में भाग्य मापता है और तुम्हारा शीर्ष स्तर है। तुम बिल्कुल महान भाग्य वाली हो। शियाओयान अभी भी इसे समझ नहीं पाई है। वह सिर हिलाती है। क्या तुम्हें सही व्यक्ति मिला है? महिला सिर हिलाती है और टोकन की ओर इशारा करती है। स्वर्गीय यंत्र टोकन गलतियां नहीं करता। तुम महान भाग्य वाली हो। ये तुम्हारा मार्ग है। मना करने के बारे में सोचो भी मत। यदि तुम हमारे साथ नहीं जुड़ती तो बाहरी दुनिया के अंधेरे कल्टिवेटर्स तुम्हारे भाग्य के पीछे होंगे और तुम्हारी जान सुरक्षित नहीं रहेगी। ये सब सुनकर आप भौहें ताने पूछते हैं, मैं कैसे जानूं कि तुम जिया के भाग्य पर भी नहीं जाओगे? महिला सिर हिलाती है। हमारा संप्रदाय हमेशा इस क्षेत्र की रक्षा करता आया है। मैं महान ताओ की कसम खाता हूं। वह शियाओयान की ओर इशारा करती है और आकाश और पृथ्वी एक पल में बदल जाते हैं। एक पतली रोशनी की धारा उनके बीच आकाश के पार जुड़ जाती है। शियाओयान एक अजीब नया बंधन महसूस करती है और जानती है कि महिला झूठ नहीं बोल रही। आश्वस्त होकर आप पूछते हैं, तो कल्टिवेशन असल में कैसी दिखती है? महिला समझाती है, फुयाओ संप्रदाय का प्राथमिक मार्ग अमर कल्टिवेशन है। शियाओयान के पास महान ताओ के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की क्षमता है, लेकिन इसमें 10,000 वर्षों का समय लगा। शियाओयान हाँफती है, आपकी ओर देखती है और कहती है, क्या भाई किंग क्यू भी साथ आ सकता है? रहस्यमय महिला सोचती है कि तुम्हें भी साथ लाने कोई बात नहीं होगी। वह स्वर्गीय यंत्र टोकन निकालती है और तुम्हारा स्कैन करती है। टोकन अजीब चमक के साथ जल उठता है। महिला का ठंडा संयम टूट जाता है क्योंकि तुम्हारे शरीर में कोई भाग्य ऊर्जा नहीं है। देखो, इतिहास के हर कल्टिवेटर के शरीर में कुछ भाग्य ऊर्जा होती है। जितनी ज्यादा होती है उतनी ऊंचाई पर आप महान ताओ पर चढ़ सकते हो। लेकिन एक दुर्लभ अपवाद है जिनके शरीर में कोई भाग्य ऊर्जा नहीं होती। इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। एक, तुम एक पुनर्जन्मित शक्ति हो जो सम्राट स्तर से ऊपर थी, जो एक झटके में सब कुछ मिटा सकती है। लेकिन ऐसे लोग आकाश में डराए जाते हैं, उन्हें पास मत जाना। 2, तुम बस एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास कोई जड़ नहीं है। प्रतिभा और भाग्य पूरी तरह से अपठनीय है। रहस्यमय महिला भौहें चढ़ाती है और तुम्हें साथ लेकर जाने से साफ मना कर देती है। शियाओयान घबराती है और कहती है, लेकिन भाई शेन बहुत ताकतवर है। उसने अकेले दर्जनों डाकुओं को मार गिराया। महिला हाथ उठाकर उसे रोक देती है। तुम अभी सुरक्षित हो। जब तुम अमर मार्ग पर चलोगे तो देखोगे कि छोटे मनुष्य कितने छोटे हैं। मैं उसे कुछ मुआवजा दूंगी जब हम जाएंगे। शियाओयान हिचकिचाती है।
वह अमर बनना चाहती है, लेकिन वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। महिला इसे देखती है और जोर देती रहती है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। एक बार जुड़ने के बाद मैं उसे कल्टीवेशन विधि दूंगी। वो अकेले भी कल्टीवेशन कर सकता है। अगर उसकी प्रतिभा है तो तुम दोनों फिर मिलोगे। वे सब सही बातें कहती है, लेकिन सच में तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती। शाओयान की क्षमता के साथ अगर वह जल्दी नहीं मरी तो उसके पास कम से कम 1 लाख वर्षों की जिंदगी है। तुम बस अमर हो। 1000 वर्षों में तुम सिर्फ धूल हो जाओगे। शाओयान नीचे देखती है, तुम्हारी आस्तीन पकड़ती है। भाईशिन, मैं जानना चाहती हूँ। मैं कल्टीवेशन करना चाहती हूँ, महिमा के लिए नहीं, बस इसलिए कि जब अमर संप्रदाय बदला लेने आए तो वह तुम्हारी रक्षा कर सके। वह कभी न कभी कल्टीवेशन का रास्ता तुम्हारे साथ चलना चाहती है, साथ में लंबी जिंदगी जीना और बस तुम्हारे पास रहना। सच तो यह है कि इन वर्षों में उसने कुछ गड़बड़ महसूस करनी शुरू कर दी है। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन वह अलग है। वह अंततः बूढ़ी हो जाएगी, इसलिए वह जाना चाहती है। आप शाओयान को देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जाओ, वह जीवन जियो जो तुम चाहती हो। ठीक है। शाओयान सहमत हो जाती है, फिर चुपचाप अपनी आंसू पीठ के पीछे से पहुंचती है। रहस्यमय महिला शियाओयान के सहमत होते देखकर एक तारीख तय करती है। वो 3 दिनों में उसे ले जाएगी, लेकिन तीसरे दिन की आखिरी रात शियाओयान तुम्हारे दरवाजे पर शराब का जार लेकर आती है। नशे में वह कहती है, भाई शेन, बब्बी, दरवाजा खोलो। तुम आवाज सुनकर दरवाजा खोल देते हो। शियाओयान लड़खड़ाती हुई अंदर आती है। तुम देखते हो कि उसने पी रखी है। बाहें तानते हुए उसे हाथ हिलाते हो। शिया, तुम अभी भी ठीक हो? वह तुम्हें देखती है, उलझन में। भाई शैन, तुम्हारे 2 सिर क्यों हैं अभी? तुम पलके झपकाते हो। शिया, तुम नशे में हो, वापस अपने कमरे में जाओ। वह तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। वह अपना सिर तुम्हारे कंधे पर रखती है। नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं बस थोड़ा चक्कर आ रहा हूं। तुम उसे लाल चेहरा और नशे में देख रहे हो। उसे शराब उतारने का सूट लेकर जाना ले हो, लेकिन वो तुम्हारी आस्तीन कसकर पकड़ लेती है। मत जाओ भाईशन, मुझे मत छोड़ो। तुम आप भरते हो और मान जाते हो। तुम दोनों बेड की ओर जाते हो। शियागान मां बैठती है, गाल लाल, तुम्हें देखती है। भाईशन, क्या तुम नशे की ईमानदारी पर विश्वास करते हो? तुम सिर खुजाते हो, थोड़ा पीड़ा में दिखते हो। शिया, तुम नशे में हो, लेकिन वो तुम्हें बिस्तर पर धकेल देती है, आंसू बहाते हुए, जिद्दी जैसा। नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। भाईशन, मुझे नहीं पता कब से। शायद वसंत से, शायद गर्मी से, शायद समय के साथ बढ़ा, शायद पहली नज़र में प्यार था, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं सच में करती हूँ। तुम एक पल के लिए सोचते हो, तुम जानते हो कि नशे में कोई ऐसा नहीं कह सकता। तुम चुपचाप उसे पास खींच लेते हो और शाओयान बोलती रहती है, शायद अगर ये कल्टीवेशन मौका कभी नहीं आता तो मैं कभी ये नहीं कहती। मैंने हमेशा सोचा था कि तुम किसी और स्तर पर हो भाई, जैसे तुम मेरे जैसे दुनिया से नहीं हो। मैं सोचती रहती हूँ, तुम शायद कभी बूढ़े नहीं होगे, और मैं दिन ब दिन बूढ़ी महिला बन जाऊंगी। जब भी मैं ये सोचती हूँ मेरा दिल टूट जाता है। तुम देखते हो कि शाओयान अपनी आंख के किनारे को पोंछती है, फिर वह मुस्कुराती है। लेकिन इस कल्टीवेशन मौके ने मुझे रास्ता दिया। मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा समय आना चाहती हूँ भाई, इस दुनिया की हर चीज़ देखना चाहती हूँ साथ में। तो ये एक समझौता है, ठीक है? तुम उसे देखते हो जो कमरे की सबसे चमकीली चीज़ की तरह मुस्कुराती है, और जोर से सिर हिलाते हो। हाँ, ये समझौता है। तीसरे दिन शियाओयान को फुयाओ संप्रदाय ले जाता है, इससे पहले कि वह अलविदा कह सके। पहले वाला बूढ़ा आदमी अंततः तुम्हारे पास आता है। उसकी आंखों में साफ तिरस्कार होता है। वह कहता है, उपकरण या कल्टीवेशन मैनुअल चुनो एक। मैं तुम्हें शीर्ष स्तर दूंगा। एक सामान्य मनुष्य के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए। तुम्हें परवाह नहीं। हाँ, तुम अभी उसे नहीं ले सकते, लेकिन कुछ 100 साल टालो और तुम उसे सोने के सिक्कों के लिए खेती करोगे, बिना हिचकिचाहट। तुम एक कल्टीवेशन मैनुअल मांगते हो जो शक्ति के बदले जीवन काल जलाता है। बूढ़ा आदमी समझ नहीं पाता, लेकिन वह तुम्हें कछुए की सांस तकनीक की एक क्षतिग्रस्त प्रति, साथ में 2 मूलभूत गोलियां देता है और चला जाता है। तुम मैनुअल खोलते हो और पहली पंक्ति पढ़ते हो, क्वासी संत बनने के लिए 30,000 वर्षों का जीवन काल, अतुलनीय बनने के लिए 3 लाख वर्ष। तुम सिर खुजाते हो। क्या यह मूल स्तर की तकनीक नहीं है? लेकिन तुम ज्यादा नहीं सोचते, तुम बस कल्टीवेशन शुरू कर देते हो। एक झपकी में 10 साल बीत चुके थे जब से शियाओयान गई। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। शहर वाले बस ये सोचते थे कि तुमने किसी आकाशीय प्राणी से अमर तकनीक पाई है और जीवन काल बढ़ा लिया है। लेकिन धीरे धीरे लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर उन तकनीकों को सीखना चाहते थे, और ऐसे ही खबर फैल गई। इस छोटे शहर में एक अमर रहता है, और 100 मील के भीतर हर किसी ने इसके बारे में सुना है। पिछले 10 वर्षों में तुमने अपने स्टैट पॉइंट्स को ताकत और भाग्य में बराबर बांटा था। तुम्हारी ताकत 20 थी और भाग्य 6 था, और तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी ताकत डराने वाली स्तर तक पहुंच गई है, जैसे पहाड़ तोड़ने, नदी ने किस तरह। भाग्य दूसरी ओर ज्यादा नहीं बदला। तुमने बस देखा कि तुम जमीन पर और पैसा खोजते रहते हो। फिर एक दिन जैसे ही तुम बाहर टहलने जा रहे थे, सिस्टम में सूचित किया, भाग्य सक्रिय हुआ। कछुए की सांस कला ग्रैंड कछुए की सांस कला में विकसित हुई। तुम बस वहीं खड़े थे, सिर रगड़ते हुए। ये कैसे हुआ? तुम नई तकनीक देखते हो और पुरानी से सबसे बड़ा अंतर तुरंत स्पष्ट होता है। नीचे 4 बड़े चमकदार शब्द, नवजात आत्मा तकनीक। पूरी चीज जीवन काल जलाकर कल्टीवेशन करती है, और ये पहले से बहुत तेज है। तुम सिस्टम को मानसिक अंगूठा दिखाते हो। ये नई तकनीक सचमुच तुम्हारे लिए बनाई गई है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अधिक से अधिक लोग तुम्हारे शिष्य बनने आए। युवा मालिक जिनकी कुलों को मिटा दिया गया था,
बदला लेने के लिए कल्टीवेशन करना चाहते और कुल के बच्चे जिन्हें छोड़ दिया गया था और वे अपने पूर्व परिवारों से बदला लेना चाहते थे। तुम हर एक को मना कर देते हो। जब तुम्हें लगा कि यह शांत जीवन चलता रहेगा, एक संदिग्ध समूह शहर के तवन में तुम पर साजिश रचने आया। वे एक समूह घुमंतु मार्शल आर्टिस्ट थे जो अभी अभी शहर में आए थे। एक आदमी बांस की टोपी में पहला बोला, खबर है शहर का प्रमुख कोई अमर है। चेहरा 20 वर्षों से नहीं बूढ़ा हुआ और लगता है कि कोई महिला उसके करीब आकाशीय क्षेत्र में ले जाई गई। किसी ने बीच में पूछा, तो वह उसके साथ क्यों नहीं गया? बांस टोपी वाला आदमी ताना मारता है, शायद बस प्रतिभाशाली नहीं था, अमर ने उसे नहीं चाहा। ठीक वही मैं कहने वाला था, यह अमर शीर्षक पूरी तरह दिखा है। आदमी के पास कोई असली कौशल नहीं है, बस शोर मचाने वाला। फिर उसने अपने आसपास के अन्य मार्शल आर्टिस्ट को भड़काना शुरू किया ताकि वे तुम पर हमला करें। अगले दिन 2 प्रतिद्वंद्वी समूह सड़क पर लड़ पड़े। चूंकि वे सभी उच्च स्तर के लड़ाकू थे, स्थानीय अधिकारी तुरंत तुमसे इसे संभालने को कहते हैं। तुम एक छोटी लड़की दिखते हो, शायद 5 या 6 साल की, जो सड़क के बीच में फंसी और घबराई हुई है। दोनों समूह पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके थे और वो काटे जाने वाली थी। फिर पूरे क्षेत्र पर भारी दबाव की लहर आने लगी। तुम लड़ाकुओं को देखते हो, भौहें तानी उन्हें नजरअंदाज कर सीधे उस छोटी लड़की के पास जाते हो। तुम मुस्कुराते हुए कहते हो, अरे घर जाओ, तुम सुरक्षित हो। लड़की तुरंत सिर हिलाती है, वह मुड़कर भाग जाती है। तुम उसे दूर जाते देखते हो और तुम्हारा चेहरा गंभीर हो जाता है। तुम समूह की तरफ मुड़ते हो और कहते हो, तुम जानते हो मैं धैर्यवान आदमी हूं, अभी नुकसान का भुगतान करो और चला जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम बोलना भी खत्म नहीं करते। नेता सिर हिलाता है, हम नुकसान का भुगतान करेंगे, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट के बीच झगड़ा, इसे यहीं अभी सुलझाना होगा, नहीं तो हमारे लोग मजाक बन जाएंगे। तुम बस मुस्कुराते हो, यह मार्शल दुनिया नहीं है और मुझे परवाह नहीं कि तुम किसके समर्थित हो। मुझे परखना चाहते हो, फिर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। नेता का चेहरा बदल जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो लॉर्ड शेन। तुम उसे नजरअंदाज करते हो और बोलते रहते हो, व्हाइट सी स्वॉर्ड्समैन, शंगु मंदिर, कैल्म हार्ट पैविलियन, ग्रेट सन माउंटेन, तुम जो भी हो, तुम्हारे पास 50 सांसें हैं, उसके बाद तुम मर जाओगे। नेता फट पड़ता है, लॉर्ड शेन, मैं तुम्हें एक अमर के रूप में सम्मानित करता हूं, लेकिन सीमा मत बढ़ाओ। और इसके साथ पूरा समूह धीरे धीरे तुम्हारे करीब आने लगता है। तुम चारों तरफ देखते हो और कुछ नहीं कहते। एक हल्की उंगली की चाल से एक तलवार की चाबी सीधे नेता के माध्यम से निकल जाती है। सतह पर वह पूरी तरह ठीक दिखता है, फिर अगले पल वह रेत की तरह बिखर जाता है। बाकी लोग एक नजर में भाग जाते हैं। उस छोटे सर्कस की सफाई के बाद जैसे तुम घर जा रहे थे, एक बांस टोपी वाला आदमी सीधे तुम्हारे सामने आ जाता है। वह हाथ जोड़ता है और झुकता है, कृपया संन्यास से बाहर निकलिए महोदय, महान सॉन्ग की रक्षा कीजिए। तुम उसे आंकते हो और तुरंत समझ जाते हो, ये पूरा परीक्षण उसकी योजना थी। फिर वह समझाने लगता है, पता चलता है कि यह क्षेत्र महान सॉन्ग राजवंश के अधीन था और वे आक्रमण के तहत थे। वो चाहता था कि तुम एक अमर के रूप में दुश्मन से निपटो। तुम हाँ नहीं कहते, इसके बजाय पूछते हो, क्या और कोई अमर नहीं है? वो सिर हिलाता है, निचला क्षेत्र में तुम अकेले हो, एक और है लेकिन वह बंद दरवाजे की कल्टीवेशन में है। वो खत्म भी नहीं कर पाया कि तुमने उसे रोक दिया। निचला क्षेत्र, वह थोड़ा आश्चर्यचकित है कि तुम्हें पता नहीं, लेकिन फिर भी समझाता है, ये दुनिया निचला क्षेत्र है, यहाँ मनुष्य रहते हैं। इसके ऊपर आकाशीय क्षेत्र है जहाँ सच्चे अमर रहते हैं, वे बिना गंभीर कारण के नीचे नहीं आते। आखिरी बार जब कोई नीचे आया था तो वे इस शहर में शिष्य की तलाश में थे। तुम भौहें ताने, तो कोई अमर द्वारा जनसंहार नहीं होता? वह कुछ देर सोचता है और धीरे से सिर हिलाता है, ऐसी कोई बात सुनी नहीं। और जब अमर नीचे उतरते हैं उनकी शक्ति काफी कम हो जाती है। तुम अपनी भौहें ताने और एक याद में खो जाते हो, वह अमर नीचे उतरने के बाद भी एक थप्पड़ से पूरे शहर को तबाह कर गया था। उनकी असली शक्ति अविश्वसनीय थी, लेकिन इसके बाद उनसे कोई खबर नहीं मिली। वे शायद पूरी तरह इस क्षेत्र से बाहर कर दिए गए थे। जब यह एहसास हुआ तो तुम वास्तव में राहत महसूस करते हो। तुम सोचते हो कि और कुछ 1000 वर्षों तक छुपे रहना, फिर जब तुम सच में अजय हो जाओ तब बाहर आना। और जैसे ही बांस टोपी वाला आदमी तुम्हें राजकीय सलाहकार का पद देने की पेशकश करने वाला था, तुम पहले ही गायब हो चुके थे। कुछ दिनों बाद तुम शांति से ध्यान में बैठे थे जब कोई जोर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगा। पता चला कि शहर के एक घर पर कुछ अलौकिक घटना हुई थी। तुम तुरंत वहां दौड़े। पीड़ित का चेहरा मुरझाया और सूखा हुआ था, जैसे हर बूंद खून और ऊर्जा खत्म हो गई हो। जांच के बीच और बुरी खबर आई, जो स्काउट्स बुराई की जांच करने गए थे वे मृत पाए गए। साथ ही एक खून से सना नोट मिला कि पहाड़ों में एक ड्रैगन छुपा है, वह जीवित प्राणियों को खाने के लिए सफेद भूतों को रखता है। तुम नोट पढ़ते हो और सच कहूं तो इसे संभालने का मन नहीं करता, लेकिन तुम शहर को इस चीज की वजह से पीड़ित नहीं होने देते, इसलिए तुम पहाड़ों की ओर चल देते हो। जब तुम पहाड़ की तलहटी पर पहुंचते हो तो तुम बस एक साधारण मुक्का मारते हो और पूरा पर्वतक क्षेत्र हिलने लगता है। तुम चिल्लाते हो, तुम्हें वहां खींच रहे हो, कोई जवाब नहीं। तुम मुस्कुराते हो, अपनी उंगलियां तोड़ते हो और पूरा पहाड़ उड़ाने का फैसला करते हो। एक ही पल में शिखर कागज की तरह टूट जाता है और जैसे ही पहाड़ गिरता है एक विशाल सर्प बाहर आता है, दर्जनों मीटर लंबा। तुम उसके पास जा, भाई तुम क्या हो? तुम ड्रैगन नहीं हो, सर्प गरजता है। मुझे असली ड्रैगन बनने के लिए 100 और जीवन चाहिए थे। तुम हस्तक्षेप कर रहे हो? तुम्हें दिव्य दंड का डर नहीं है? तुम मुस्कुराते हो और सिर हिलाते हो। सच कहूं, थोड़ा भी नहीं। फिर कैजुअली एक ही वार में उसे मार गिराते हो, लेकिन जैसे ही सर्प मरता है एक ऊर्जा की लहर निकलती है और सीधे तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है। सिस्टम सूचित करता है, भाग्य सक्रिय हुआ, प्राप्त बार्ड ड्रैगन जी, शुरुआती स्तर।
तुम इसे एक पल के लिए सोचते हो और बाढ़ ड्रैगन सी तेजी से बढ़ती है, तुम्हारे आगे फटती है और जमीन को फाड़ देती है। तुम सांस छोड़ते हो और अपनी शक्ति को आंकते हो। कल्टीवेशन स्तरों के अनुसार तुम लगभग नींव निर्माण स्तर 9 पर हो, जो इस सांसारिक दुनिया में किसी के लिए अछूते हो। अगले सुबह तक शहर के लोग नोटिस करने लगे कि पहाड़ श्रृंखला बस गायब हो गई है। आम लोग सोचते हैं कि यह भूकंप था, लेकिन शहर के मार्शल आर्टिस्ट को पता था कि असल में क्या हुआ। मार्शल दुनिया में कहानियां फैलने लगीं कि एक अमर है जो पहाड़ों को तोड़ सकता है और पृथ्वी को हिला सकता है। अधिक से अधिक लड़ाके छोटे शहर में बसने आने लगे, और तुम अभी भी गुप्तवास में इस सबसे बिल्कुल अनजान थे। इन 2 वर्षों में महान सौंग की सीमा युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गई थी, लेकिन वे मुश्किल से लाइन को बनाए रख रहे थे, बस हताश होकर बचाव कर रहे थे और पीछे धकेलने की क्षमता नहीं थी। इसके ऊपर ज्यादातर सैनिक जो शहर की सुरक्षा करते थे मोर्चे पर भेज दिए गए थे, और जैसे जैसे और अधिक मार्शल आर्टिस्ट आ रहे थे, लड़ाइयां लगातार बढ़ रही थीं। स्थानीय सरकार ने शहर पर नियंत्रण खो दिया था। आम लोग घबराकर दूर बड़े शहरों की ओर भागने लगे। तुम्हारे गुप्तवास के चौथे वर्ष तक शहर का नाम बदलकर लिटिल जियानबू कर दिया गया था, और मार्शल संप्रदाय यहाँ खुलेआम दावे करने लगे थे। 4 प्रमुख गुट उभरे थे और वे प्रभावी रूप से जगह चला रहे थे। जैसे जैसे हर संप्रदाय ने विस्तार किया, शहर खुद एक विशाल फलता फूलता शहर बन गया। लेकिन जब ये 4 गुट और शक्तिशाली हुए, वे सभी एक कट्टर नियम साझा करते थे, जिसे कोई शिष्य तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अमर के घर के पास मत जाओ। भले ही तुम वर्षों से गुप्तवास में हो और आंगन जंगली घास से भर गया हो, कोई भी उस अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। तुम्हारे गुप्तवास के 10वें वर्ष तक आकाशीय संप्रदाय से एक आकृति 100 मील दूर से प्रकट हुई, हरे स्टील की तलवार पर आसमान में उड़ती हुई सीधे लिटिल जियांगू की ओर। कुछ पुराने लड़ाके तुरंत पहचान गए कि वह कौन है। जियांग गैंग, जो 30 साल पहले एक आकाशीय संप्रदाय में शामिल हुआ था, और वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसका कल्टीवेशन पूरा हो गया था। वह उस व्यक्ति की तलाश में था जिसने 20 साल पहले उसका छोटा भाई मारा था। कुछ खोजबीन के बाद उसे शक हुआ कि वह तुम हो, इसलिए उसने 4 प्रमुख गुटों को दबाव दिया कि वे तुम्हें गुप्तवास से बुलाएं। तुम्हारे आंगन के बाहर सभी 4 गुटों के प्रतिनिधि कांपते हुए कहते हैं, हम विनम्रता से अमर से बाहर आने का अनुरोध करते हैं, हमारे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। अगले पल तुम बस धुंध में प्रकट हो जाते हो और सुस्त होकर कहते हो, तुम क्या चाहते हो? प्रमुख गुट प्रतिनिधि कांप रहा था, लेकिन पूरे मामले को जल्दी जल्दी बताने में सफल रहा। तुम अपने ठोड़ी को सहलाते हो, पूरी तरह से बेफिक्र। ओह हाँ, उसका छोटा भाई, उसका नाम यांग वही था। आदमी पलके झपकाता है, फिर जल्दी से सुधारता है, नहीं मेरे स्वामी, उसका नाम यांग ली था। तुम्हारी याददाश्त अचानक काम करती है। ओह हाँ वही, हाँ मैंने उसे मार दिया। पूरी भीड़ जम गई, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन फिर प्रमुख आदमी ने साहस जुटाकर तुमसे कहा कि यांग गैंग से निपटो। तुम कुछ नहीं कहते, तुम बस यांग गैंग के पास जाते हो और रास्ते में तुम अपनी ताकत 35 तक बढ़ा देते हो। एक ऊर्जा का झटका तुम्हारे शरीर में दौड़ता है, फिर तेजी से शांति में बदल जाता है। तुम्हारा समूह आगे बढ़ता रहता है। अपनी गति से तुम सब उस जगह पहुंचते हो। यांग गैंग तुम्हें देखते ही तुरंत मांगता है, क्या तुमने मेरा भाई मारा? तुम सुस्त होकर सिर हिलाते हो और कैजुअली कहते हो, तुम्हें बहुत पहले आना चाहिए था, अब तुम सिर्फ मरने आए हो। यांग गैंग गुस्सा भी नहीं होता, बल्कि एक विकृत मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। अच्छा कि तुमने वह बेकार को मार दिया, अब मैं तुम्हें मारता हूँ, और ये पूरी तरह से उचित है। वह अपनी तलवार लेकर तुम पर हमला करता है। तुम बस उसे पकड़ लेते हो। तलवार 1 इंच भी नहीं हिलती। देखने वाली भीड़ विश्वास नहीं कर पाती। तुम मुस्कुराते हो, तुम सुस्त होकर सिर हिलाते हो और कैजुअली कहते हो, तुम्हें बहुत पहले आना चाहिए था, अब तुम सिर्फ मरने आए हो। यांग गैंग गुस्सा भी नहीं होता, बल्कि एक विकृत मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। अच्छा कि तुमने वो बेकार को मार दिया, अब मैं तुम्हें मारता हूँ, और ये पूरी तरह से उचित है। वो अपनी तलवार लेकर तुम पर हमला करता है। तुम बस उसे पकड़ लेते हो। तलवार 1 इंच भी नहीं हिलती। देखने वाली भीड़ विश्वास नहीं कर पाती। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारी सारी ताकत है और तुम तलवार चलाना चाहते हो। फिर एक अंगुली से इशारा करते हो। तलवार की ऊर्जा का एक विस्फोट यांग गैंग को उड़ाता है। यांग गैंग का चेहरा काला हो जाता है, वो दांत पीसता है। तुमने मेरा हाथ मजबूर कर दिया। वो दोनों हाथों से एक मोहर बनाता है, और अगले पल एक नीली आकाशीय तलवार हवा से फटकर बाहर आती है। ये बिजली की ताकत के साथ तुम पर आती है। तुम इसे पूरी शांति से घूरते हो। तुम उसे एक ऊब भरी नजर देते हो, फिर आराम से बाढ़ ड्रैगन ची छोड़ते हो। अगले पल एक गड़गड़ाहट वाला ड्रैगन गर्जना उस आकाशीय तलवार को हवा से निकाल देता है। वो जमीन में धंस जाती है और हिलती। यांग गैंग पूरी तरह से घबरा जाता है। वो बेतहाशा मोहरे बनाता रहता है, लेकिन तलवार हिलती नहीं। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं। तुम एक घमंडी मुस्कान छोड़ते हो। ये तुम्हारी सारी ताकत है और तुम खुद को अमर कहते हो। मैं तुम्हें असली अमर दिखाता हूँ। तुम एक हाथ उठाते हो, मुहर बनाते हो, और घनी बार ड्रैगन ची तुम्हारी उंगली के टिप के चारों ओर लपेटने लगती है। फिर तुम उसे आगे फेंक देते हो। कोई आकाश के ताने बाने को चीरता हुआ यांग गैंग की ओर सीधा जाता है। एक गूंजदार धमाका होता है। यांग गैंग जमीन में धड़ाम से गिरता है, एक विशाल गड्ढा छोड़ता है, लेकिन कोई शरीर नहीं, बस एक हल्की लाल धुंध धीरे धीरे हवा में। हमारे आसपास की भीड़ पूरी तरह से दंग रह जाती है। जबड़े खुले, एक शब्द भी नहीं निकलता, बस एक विचार सबके दिमाग में गूंजता है, उसने सच में आकाश को फाड़ दिया। यही एक सच्चा अमर होता है। जब वे अभी भी विस्मय में कांप रहे थे, तुम अचानक ठहर जाते हो, क्योंकि तुम्हारे सामने एक नई सूचना प्रकट होती है। भाग्य सक्रिय हुआ। शुरुआती बाढ़ ड्रैगनची मध्यवर्ती बाढ़ ड्रैगनची में विकसित हुआ है। एक समृद्ध घनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर बढ़ने लगती है। फिर तुम भीड़ की ओर मुड़ते हो और आराम से हाथ हिलाते हो। ठीक है, और कुछ नहीं, मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही तुम वापस मुड़ते हो, कुछ तुम्हें टकराता है। वास्तव में तुम लोगों को यांग गैंग के आकाशीय संप्रदाय के बारे में कितना पता है? कोई तुरंत आगे आता है।
अमर को रिपोर्ट करता हूँ। वह संप्रदाय 300 साल पहले स्थापित हुआ था। यांगगैंग संप्रदाय के अंतिम शिष्य थे। संप्रदाय के प्रमुख भी अमर हैं, लेकिन अफवाह है कि वो मृत्यु द्वार संन्यास में हैं। तुम धीरे से सिर हिलाते हो। मुझे उम्मीद है कि वो सच में मर चुके हैं। भीड़ में कोई एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता। वे बस अजीब हंसी करते हैं। तुम आगे बढ़ते हो। और इस शहर के मूल निवासी कहाँ हैं? अब सब मार्शल आर्टिस्ट्स क्यों हैं? एक गुट नेता जल्दी से जवाब देता है। मूल निवासी अपने घर अच्छे पैसे के लिए बेचकर निकटतम शहर चले गए। तुम सिर हिलाते हो, फिर लगभग खुद से कहते हो, मुझे ये शहर वैसा ही पसंद है जैसा था। फिर अपने जर्जर छोटे आंगन में वापस चले जाते हो। अगले दिन छोटे जियानगू को उसका पुराना नाम वापस मिल जाता है, वेक्सी टाउन। और उस अमर की कहानी जो अपने नंगे हाथों से आकाश को फाड़ता था, पूरे महान सॉन्ग में फैल जाती है। इस दौरान बांस टोपी वाला आदमी फिर से आता है दूसरी बार। तुमसे संन्यास से बाहर आने का अनुरोध करता है। तुम अभी भी मना करते हो, जब तक एक दिन एक महिला का आगमन सब कुछ बदल देता है। पीले वस्त्रों में एक महिला तुम्हारे घर में बैठी होती है, तुम्हें विनम्र आंखों से देखती है। वह महान सॉन्ग की ग्रांड प्रिंसेस थी। वह कहती है, सर मैं महान सॉन्ग की ओर से आपकी सहायता के लिए आई हूँ। हम आपको राजकीय सलाहकार बनाएंगे और आपकी हर मांग पूरी करेंगे। तुम्हें परवाह नहीं, तुम अपनी कुर्सी में आराम से बैठे रहते हो। वह हर भावनात्मक कोण अपनाने की कोशिश करती है। तुम नहीं झुकते। जैसे ही वह छोड़ने वाली होती है, सिस्टम अचानक सूचित करता है, भाग्य सक्रिय हुआ। राज परिवार के साथ समय बिताने से बाढ़ ड्रैगनची में एक वृद्धि। सच में? तुम कूद जाते हो और उसे रोकते हो। वापस जाओ, मैं 3 दिनों में आऊंगा। वह तुरंत चमक उठती है। बहुत धन्यवाद। महान सॉन्ग तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। मैं तुरंत अपने भाई को सूचित करूंगी। तुम राष्ट्र के राजकीय सलाहकार के रूप में सेवा करोगे। सिस्टम चलता रहता है। भाग्य सक्रिय हुआ। राज परिवार की कृपा प्राप्त हुई। बाढ़ ड्रैगनची +5 पहचान अपडेट। नया शीर्षक, महान सॉन्ग के राजकीय सलाहकार। 20% राष्ट्रीय धन संपदा बफ अतिरिक्त रूप से तुम्हारे कल्टीवेशन को 20% बढ़ाता है। तुम सूचनाओं को एक पल के लिए देखते हो, थोड़ा चक्कर में, फिर बस पलटकर सो जाते हो। तीसरे दिन तुम सीमा की ओर निकलते हो। एक कदम और तुम पहले से ही 1000 मीटर दूर थे। इतनी गति से मोर्चे की ओर बढ़ रहे थे जो सभी तर्कों को चुनौती देती थी। उस समय सीमा एक पूर्ण युद्ध के बीच थी। आक्रमणकारी बारबेरियन ने विदेशी कल्टिवेटर्स के साथ मिलकर काम किया था। साथ में वे महान सॉन्ग के सैनिकों का कत्लेआम कर रहे थे, और जो शहर की दीवारों की रक्षा कर रही थी वह पूर्व की ग्रांड प्रिंसेस थी। उसने आ भरी। उसे पता नहीं था कि तुम कब आएंगे। इसी गतिरोध के बीच दुश्मन पक्ष से एक व्यक्ति अचानक प्रकट होता है। सेना के बीच से होकर सीधे द्वार की ओर बढ़ता है। वह एक हाथ की मोहर बनाता है और आकाश में एक विशाल भूतिया पंजा प्रकट होता है। ये सीधे शहर के द्वार में लगाता है। द्वार फट जाता है। हजारों सैनिक शहर में घुसने वाले थे। युद्ध का संपूर्ण झुकाव तुरंत बारबेरियन की ओर हो जाता है। जैसे ही द्वार की आखिरी आवाज गूंजती है, एक आकृति प्रकट होती है। सुस्त होकर कहती है, सभी बारबेरियन वहीं रुक जाओ। महान सॉन्ग के क्षेत्र से बाहर निकल जाओ। एक दुश्मन कमांडर तुम्हें ठंडी नजरों से देखता है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है हमारे पास 3 लाख घुड़सवार हैं। हम तुम्हें सेकंडों में धूल में मिला सकते हैं। तुम सिर हिलाते हो। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। तुम मुझे महान सॉन्ग के राजकीय सलाहकार कह सकते हो। जैसे ही तुमने कहा, महान सॉन्ग के सैनिक दीवारों की रक्षा करते हुए चीखने लगते हैं, अमर आ गया है, राजकीय सलाहकार आ गया है। पूरे गठन में जयकार गूंजती है। मनोबल आसमान छूने लगता है। कुछ ही क्षण पहले की टूटी हुई ऊर्जा पूरी तरह उलट जाती है। बारबेरियन इसे अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। वे हमला करने का फैसला करते हैं। 3 लाख घुड़सवार सीधे तुम पर टूट पड़ते हैं। जमीन हिलती है, आकाश कांपता है। केवल तुम सबसे आगे अकेले खड़े हो, लेकिन अगले पल तुम्हारी आंखों में केवल तिरस्कार होता है। तुम एक हाथ उठाते हो, बाढ़ ड्रैगनची हिलने लगती है और तुम आगे बढ़ते हो। एक ही वार में लगभग 10,000 घुड़सवार मिटा दिए जाते हैं, जैसे उन्हें मिटा दिया गया हो। धूल के बैठने के बाद तुम शांत और आराम से बाहर निकलते हो। 3 लाख, यहाँ तक कि 3 मिलियन भी पर्याप्त नहीं होंगे। बची हुई घुड़सवार सेना टूट जाती है। डर घुसपैठ करता है। उनमें से अधिकांश पलटने और भागने को तैयार थे, लेकिन एक व्यक्ति आगे आता है, वही जो शहर के द्वार को तोड़ा था, वज़ातेम। वो तुम्हें घूरता है गुस्से में। गंदे सॉन्ग कुत्ते, हम आज पीछे हट रहे हैं, लेकिन 30 साल में मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। तुम हंसते हो। 30 साल? उसी समय तुमने फैसला किया, इसे अभी खत्म कर देना चाहिए। तुमने वुज़ा को एक ही वार में मारा, बस उसे मिटा दिया। लेकिन जैसे ही वुज़ा गिरता है, उसके शरीर पर एक अजीब संरचना प्रकट होती है। हर जगह से स्वर्णिम रोशनी फूटती है और उसका शरीर बस फिर से बन जाता है। जैसे ही आदमी अपनी आंखें खोलता है, वो चारों ओर देखता है और पूरी तिरस्कार के साथ कहता है, नश्वर शरीर इतने कमजोर होते हैं, लगभग कोई शक्ति नहीं निकाल पाते। और फिर अचानक एक पूरा समूह कल्टिवेटर्स उसके पीछे प्रकट होता है, सम्मानपूर्वक झुकते हुए। हम अमर का स्वागत करते हैं। इस आदमी को व्यक्तिगत रूप से खत्म करने के लिए धन्यवाद, जिसने हमारे सेक्स का इस क्षेत्र में अवतरण का रास्ता बनाया। लेकिन इस आदमी ने उन्हें भी नोटिस नहीं किया। वो बस अपनी हथेली घुमाता है। आग की एक लहर उन सभी पर फैलती है, हर एक को कब्र तक भेजती है। फिर वो तुम्हारी ओर देखता है। तुम छोटे कीट हो जिसने ये सारी अशांति पैदा की। तुम वजह हो कि मुझे यहाँ नीचे खींचा गया। वह हर सेकंड गुस्से में बढ़ता जाता है। तुम्हारे पास पवित्र कन्या से बात करने का मौका बर्बाद करने की हिम्मत थी? तुम मर चुके हो। वह तुरंत मोहरे मनाना शुरू करता है। एक और बड़ी आग की दीवार तुम पर टूटती है, तुम्हें वहीं खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन तुम सीधे पंच मारते हो। तुम्हारा पूरा शरीर ड्रैगन ऊर्जा से भर जाता है। यह नीचे उतरे अमर से टकराता है और वह खतरे को महसूस करता है। एक स्वर्ण घंटी का आवरण तुरंत उसके चारों ओर बन जाता है। तुम्हारा पंच खा जाता है, लेकिन तुम यही नहीं रुकते। तुम एक झड़ी मारते हो और भारी प्रभावों की एक श्रृंखला के बाद अमर सीधे जमीन में गिर जाता है। मुंह के कोने से खून बहता है।
बस एक धागे पर टिका हुआ। वह बस तुम्हें धमकी दे सकता है। तुम छोटे कीट हो, अगर तुम मेरी आत्मा नष्ट करने की हिम्मत करते हो तो इस पॉकेट क्षेत्र से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मौत की सजा है। तुम शांतिपूर्वक मुस्कुराते हो, डरे नहीं, और एक आखिरी पंच फेंकते हो। अमर खत्म हो चुका है। जैसे ही वह मरता है, सिस्टम नोटिफिकेशन से पागल हो जाता है। भाग्य सक्रिय हुआ। प्राप्त 3 न्यू ऑफ इनविंसिबल ऑरा। एक ऊपरी क्षेत्र के अमर को मारा। उनकी कल्टीवेशन तकनीक प्राप्त की। शुआन हुनदाओ ग्रंथ भाग 1। आप बहुत उत्साहित थे, आपने तुरंत इसे पढ़ना शुरू कर दिया। पता चला कि अजय आभा विभिन्न लोकों में शत्रुओं को मारकर प्राप्त की जाती है। 3000 म्यू जमा करने पर आपको ग्रैंड एम्परर पाथ अनलॉक हो जाएगा। झुआंग हुंडाओ ग्रंथ एक संपूर्ण कल्टीवेशन पुस्तिका है।